हिमालय स्नेट्स आ चुकी है आप लोगों के लिए क्रिमिनल्स पोस्ट 5 का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। ईश्वरी तुरंत ही घर पहुंचकर संजू की मदद से उस लोकेशन को ट्रेस करने लगती है। वही अयान को भी ये सारी खबर रुद्र ने पहुंचा दिया था। लगभग अब रात होने वाली थी। ईश्वरी जताने से कहती है, आज का काम खत्म करते हैं। वैसे भी लोकेशन तो ट्रेस हो गया है, हम कल पहुंचेंगे यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा सतर्क होकर। वही तान्या अपना पंच दिखाते हुए कहती है, वैसे भी काफ़ी टाइम से किसी को फोड़ा नहीं है, सही रहेगा मेरे साथ चलना तू। लेकिन तभी संजू जो खड़े होते हुए कहता है, ए पागल हो गई हो क्या? और तुम क्या कोई बाहुबली हो? देखो, हमें ना पूरी टीम के साथ जाना चाहिए। ईश्वरी, ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तुम्हें पता है ना तुम किसका नंबर लेकर आई हो? इसकी पूरी डिटेल्स छान मारी है, इसने ऐसे बहुत सारे क्राइम किए हैं जिसका कोई गिनती नहीं है यार। और इन लोगों के साथ ना बड़े बड़े ऑफिसर भी मिले होते हैं, या फिर यूँ कह लो कि मिनिस्टर ही मिला होता है। इसी वजह से कोई इन पर केस ही नहीं करता और ये बच जाते हैं आराम से। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना होगा। और ईश्वरी, इन लोगों को रहम नहीं आता। इन लोगों को लगता है कि हम जितने लोग को मारेंगे उतना ही इन लोग के लिए बेहतर होगा। डायरेक्टली दूसरे मुल्क से कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे एरिया में रहते हैं यहाँ पर इनके नेटवर्क पर भी कोई शक नहीं कर सकता है। इन लोग के पास ऐसा फ़ोन भी होता है जहाँ पर वो लोग आराम से दूसरे मुल्क पर बात भी करेंगे और कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। इसलिए ये लोग बहुत शातिर होते हैं ईश्वरी, हमें वो समझकर पूरी प्री प्लानिंग करके जाना चाहिए। मैं इस बात पर ईश्वरी अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, बात तो सही है। वैसे भी क्रिमिनल ऐसे ही होते हैं, एकदम सनकी, कभी भी कहीं पर भी किसी को भी मार सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास तो बैकअप टीम इतनी बड़ी नहीं है, और कौन इतना स्ट्रांग? हम रुद्र को रख लेते हैं, है ना तान्या? मैं तान्या इस बात पर अपना सिर नीचे करके हल्का सा ब्लश करते हुए कहती है, तुम भी ना यार ईश्वरी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे क्यों टारगेट कर रही हो रुद्र के नाम पर? ईश्वरी तान्या का ये रूप देखकर उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, ओ लैला, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर मैं तुम्हारे मजनू लैला की कहानी नहीं सुना रही जो इतना शर्मा रही हो। तुम्हारे मजनू को लेकर के चलना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी फिर। रुद्र स्ट्रांग है। इस बात पर संजू जो कहता है, उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग तो दक्ष है, उसी को लेते चलो। तान्या भी इस बात पर अपना सर हाँ मिलाते कहती है, हाँ यार क्या सॉलिड बॉडी है उसकी। मैंने उसके पेट पर पंच मारा, मेरा हाथ ऐसा लगा मेरा हाथ टूट जाएगा। वो बहुत स्ट्रांग है, उसको लेकर चलो। लेकिन तभी ईश्वरी अपना सर ना मिलाकर पीछे बैठते हुए कहती है, नहीं, उनको लेकर तो नहीं जा सकती। इस बात पर तान्या जो संजू को देखते हुए कहती है, ये प्यार में इतनी पागल हो गई हैं कि इनको डर लग रहा है कहीं इनके दक्ष को कुछ हो ना जाए, है ना? ईश्वरी जो कहती है, या फिर तुम ये समझ लो, या फिर ये समझ लो कि जिसके लिए हम केस लड़ रहे हैं, अगर उससे ही कुछ हो गया तो फिर फायदा क्या हम लोग की इतनी मेहनत का? वो हमारे लिए किसी प्रेशियस जेम से कम नहीं है, उनको बहुत संभाल कर रखना होगा। और किताबें पीछे से अयान जो खिड़की से चढ़ते हुए कहता है, भाई ने बोला है कि वहाँ पर अकेले जाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इस बात पर संजू जो क्लैप करते हुए कहता है, वाओ, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हो, हमें तो पता ही नहीं था। अयान जो कहता है, आई एम सीरियस डूड, वहाँ पर जाना लिटरली खतरनाक हो सकता है। भाई उनमें से एक आदमी को जानता है, क्योंकि उसमें से एक आदमी आर्मी का ही बंदा था, या फिर यूं कह लें कि घुसपैठिया था आर्मी में, बस आर्मी की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आया था कि आखिर कितने स्ट्रांग होते हैं ये लोग। ईश्वर जी कहती है, पहली बार सुन रही हूँ आर्मी पर कोई इतना बड़ा लांछन कैसे लगा सकता है? आर्मी देश की जान होती है यार। वह इस बात पर पीछे से एक और आदमी जो चढ़ने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे भी कोई चढ़ा दो, मैं गिर जाऊंगा। जैसे ही आवाज़ सबको सुनाई दी थी, अयान, संजू, तान्या, ईश्वरी सब भाग करके उसी तरफ आ गए थे। और वो देखते हैं कि इस वक्त बंटी जो कि खिड़की से लटका हुआ है, ये देखकर ईश्वरी जी कहती है, ये क्या तुम लोग खिड़कियों से क्यों आ रहे हो? दरवाज़ा क्या खत्म हो गया, बंद हो गया है, मर गया है क्या दरवाज़ा? भाई बंटी जो कहता है, ओह नहीं, हमें ब्रिजेश अंकल का शिकार नहीं बनना, इसलिए हमें खिड़की से आना था। महेश्वरी जी नीचे इंतजार करते हुए कहती है, और कोई नहीं आ रहा? तान्या जी कहती है, नहीं, रुद्र को तो आना चाहिए, उसने बोला था मुझे आएगा। लेकिन रुद्र तब तक पीछे से दूसरी जगह से टपक गया था, जिससे सब लोग एकदम से घबरा करके अपनी पोजीशन ले लेते हैं। मैं रुद्र जो कहता है, रिलैक्स, मैं हूँ। ईश्वरी जो ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, तुम क्या छत से आ रहे हो?
क्या कीड़े मकोड़ों की तरह तुम लोग भी मुझे डिस्ट्रैक्ट करो। अच्छा, एक मिनट रुको। तो क्या प्लान करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कल सुबह ही हमें निकलना होगा और कोर्ट की तारीख में भी अब ज़्यादा वक्त नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? लाइक किसी के पास कोई आइडिया है? मेरे बंटी जो कहता है, मुझे ले चलो तुम लोग, मेरा शरीर काफ़ी मोटा है, मेरे पीछे कुछ लोग छुप भी सकते हैं, और अगर वो मुझे मारते हैं तो बस एक काम करना, बढ़िया से मेरी फ़ोटो न्यूज़पेपर में लगा देना। ये सुन करके तुरंत ही अयान रुद्र जाकर के बंटी को गले लगाते हुए कहते हैं, पागल है क्या यार, ऐसे क्यों बोल रहा है, किसी को कुछ नहीं होगा। तभी ताना जो कहती है, हमें हकीकत से सामना तो करना ही पड़ेगा और इसलिए हमें ना बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा, लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी समझना होगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको बचाना है। इस बात पर रुद्र जो कहता है, ऑब्वियसली दक्ष को और ईश्वी को, क्योंकि अगर ये दोनों ही नहीं रहे तो फिर केस ख़त्म हो जाएगा। ईश्वी लॉयर है और मुझे नहीं लगता कि ईश्वी से बेहतर कोई लॉयर मिल सकता है दक्ष को, तो ईश्वी और दक्ष का बचना। इस बात पर तान्या जो थोड़ा निराश होकर रुद्र की तरफ देखने लगी थी। रुद्र जब भी पलके झपकाते हुए उसके ठीक बगल में आकर खड़ा होता है और फिर उसके कमर को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, तुम परेशान मत हो, तुम्हें तो अपनी जान पर खेल कर बचा लूंगा मैं। तान्या जो कहती है, मैं कोई फूल जड़ी नहीं हूँ जो तुम मुझे बचाओगे, मैं खुद ही सूखली बॉम्ब हूँ, मैं खुद को भी बचा सकती हूँ और तुमको भी बचा सकती हूँ। ओके, तो प्लानिंग ये बनाए कि हम सब जा रहे हैं, लेकिन ईश्वी नहीं जाएगी। इस बात पर सारे लोग तो हाँ बोल दिए थे, लेकिन ईश्वी जब अपने बिस्तर पर जाकर खड़े होते हुए कहती है, हे ये क्या बात हुई, मैं ही नहीं जाऊंगी? अरे अगर मैं नहीं जाऊंगी तो बात कौन करेगा? तुम सब तो एक से एक लड़ाकू हो, सबके सब लड़ना शुरू कर दोगे। और देखो, कोई तो प्यार से बात करने वाला चाहिए ना। इस बात पर रुद्र जी कहता है, प्यार से बात करना? तुम्हें पता है वो लोग रियल क्रिमिनल है, गलत टैग दर्श को मिल रखा है ना। सोचो जब तुमने फर्स्ट टाइम देखी थी तुम्हें कितना डर लगा होगा। इस बात पर ईश्वी जो याद करते हुए उस समय को सोचती है जब पहली बार दक्ष ने अपने मास्क को ईश्वी के सामने आकर निकाला था। वाकई में ईश्वी को काफी ज्यादा डर लगना शुरू हो गया था। इस बात पर रुद्र कहता है, लगा था ना? ईश्वी निराश होकर अपना चेहरा हाँ मिलाते हुए कहती है, बहुत लगा था, हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे जब पता चला कि इन्होंने मुझे किडनैप किया है। वही रुद्र जो कहता है, झूठा क्रिमिनल है वो, उसे तो फिर भी सिर्फ टैग मिला है, झूठा क्रिमिनल है वो, लेकिन वो लोग असली वाले होंगे, और असली वाले ना रहम नहीं खाते, डायरेक्टली घुसा देंगे गोली अंदर। इसलिए तुम्हारा जाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है श्री, हम तुम्हारे लिए कोई रिस्क नहीं ले सकते। तभी आयन जागे आते हुए कहता है, हे गाइस, हम लोग के पास इतना बड़ा वेपन है और उसके बावजूद भी हम लोग डर क्यों रहे यार? जस्ट चिल, सुबह तैयारी मैं करवा दूंगा, परेशान मत हो, हम सब चल रहे हैं। लेकिन सारे लोग मना कर रहे थे। वही संजू जो कहता है, यार ईश्वी को नहीं ले जाता है, मैं तो कहता हूँ तान्या तुम भी मत जाओ, तुम लड़की हो। रुद्र जो संजू के सामने आते हुए कहता है, वो मेरी है और मुझे उसका ख्याल रखना अच्छे से आता है। इस बात पर संजू निराश होकर अपना चेहरा रुद्र के ठीक बगल से करते हुए तान्या की तरफ करते हुए कहता है, क्या वाकई ऐसा कुछ है तुम दोनों के बीच? मैं फिर क्या हूँ यहाँ पर? ईश्वी जो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम एक्सपर्ट हो, कंप्यूटर एक्सपर्ट। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, सब लोग अपने अपने घर जाओ। रात में प्लानिंग करके अगर कोई भी आइडिया मिलता है तो मुझे टेक्स्ट करना, ठीक है? और देखते हैं कल क्या होता है, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं तुम लोग के साथ चलूँ और कोई मुझे मना नहीं करेगा। अयान जो कहते हैं, अरे आप तो बिंदास चलना, कोई टेंशन नहीं है, मैं करूँगा ना प्लानिंग, और सुबह आप लोग को पता भी चल जाएगा। अब सब लोग सुबह का इंतज़ार में थे और अपने अपने घर भी जा चुके थे। वही अयान जो रात पर बैठ करके दक्ष से इसी बारे में डिस्कस कर रहा था। कब सुबह होती है उनमें से किसी को भी पता ही नहीं चलता, क्योंकि सब के सब काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे और किसी को भी रात भर नींद नहीं आई थी। ईश्वी भी अपनी आंखें खोले बस सामने की तरफ खुद को देखे जा रही थी, क्योंकि उसके ठीक सामने मिरर लगा हुआ था। और फिर लगभग सुबह के 6 बजते हैं वो उठ करके बैठ गई थी और सामने मिरर के आकर खड़े होते हुए कहती है, आई नो कि ये लाइफ मैं नहीं चाहती हूँ, मुझे सुकून वाली लाइफ चाहिए थी,
जिसमें एक शख्स हो जिससे मैं प्यार करूं, वो मुझसे प्यार करे और हम दोनों पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ हंसते खेलते बिता दें। और फिर वो उन सारे अपने बुक को देखते हुए कहती है, तुम लोग को भी पढ़ने का वक्त नहीं मिल रहा ना? कितना याद कर रही हूँ मैं तुम लोग को। हाँ, मेरी कहानी इस फैंटेसी वाले बुक की तरह तो नहीं है, शायद उतनी रोमांटिक नहीं है, शायद इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं है, पर मैं अपनी कहानी कुछ अलग बना रही हूँ जो इन सारे फैंटेसीज वाले बुक से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि एक रियल स्टोरी है और इस रियलिटी के साथ जीते हुए मुझे किसी भी हालत में उन्हें बचाना होगा। क्यों हर बार हीरो हीरोइन को बचाए? क्या हीरोइन हीरो को नहीं बचा सकती? और दक्ष को बचाने के लिए अगर आज मुझे 1-2 गोली लग भी जाती है ना, तो मैं परवाह नहीं करूँगी। अभी तक शायद वो मेरे प्यार को समझे नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बस मुझे हैंडसम लगते हैं और मुझे उनसे थोड़ी सी अट्रैक्शन हो गई है। आज जाकर उन्हें समझ में आएगा कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। सब लोग अब तैयार होकर के सामने गाड़ी के आकर के खड़े होने लगे थे और ग्रुप बनाते हुए वापस में बात करना शुरू कर दिए थे। सबको सिर्फ अयान के आने का इंतजार था। राहुल भी उन लोगों में शामिल हो गया था। तभी अयान जो रिजॉर्ट से बाहर निकलते हुए कहता है, आ गए तुम लोग काफ़ी सुबह सुबह। और मोटे फिर बंटी जो कहता है, मैं तो आज अपनी कुर्बानी देने जा रहा हूँ। आई नो दैट आई एम नॉट गोना बी सेफ। तभी अयान जो कहता है, जिसको जिसको डर लग रहा है ना कि वो सेफ नहीं है, तो मैं बता दूँ, उन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा छोटी मोटी गन्स होंगी, क्योंकि जहाँ पर वो लोग रहते होंगे ऑब्वियसली उस अड्डे पर तो वो लोग बॉम्ब या फिर बड़े बड़े मिसाइल्स नहीं रखते होंगे ना। इसीलिए उनके छोटे छोटे वेपन के आगे अगर हम तोप रख दें तो। इस बात पर सब के सब अपने सर पर अपना हाथ रख लिए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके ठीक सामने कोई कार्टून खड़ा हो जो कि अजीबोगरीब बात कर रहा हो। इश्फी जो अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, कम ऑन यार, मैंने रात भर सोचा कि तुम क्या सोच रहे होगे। तुमसे बड़ी बड़ी प्लानिंग तो मेरे दिमाग में आने लगी थी और तुम ये सोच करके बैठे हो हम तोप कहाँ से लाएंगे। मैं इस बात पर अयान जो साइड होते हुए कहता है, देख लो खुद ही। मैं पीछे से एक आदमी जो पूरी ब्लैक यूनिफॉर्म में था, उसने इस वक्त कमांडो की पूरी ड्रेस रखी थी। उसका ड्रेस कोड बिल्कुल पारा एसएफ कमांडो की तरह लग रहा था, जैसे वो वाकई ही किसी मिशन पर जा रहे हों। फेस पर भी मास्क लगा था, जिसे देखकर सब हैरान हो गए थे। वहीं इस बात पर राहुल जो कहता है, ये क्या ये क्या है? शिवाय सर है या तुम विजय प्रताप सर को लेकर जा रहे हो? अयान जो कहता है, नहीं, अगर 3 कमांडो आ गए ना तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर तो कोई जिंदा ही नहीं बचेगा, क्योंकि इन लोग के अंदर गुस्सा बहुत होता है। फिलहाल में एक ही काफ़ी है। सारे लोग इस बात पर खुश हो गए थे और सबको लगता है कि उसमें से या तो कोई शिवाय या तो फिर विजय प्रताप होगा। लेकिन तभी ईश्वरी उस आदमी के सामने आकर के उनके सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, आप नहीं चलेंगे। किसने कहा आपको चलने के लिए? मैं आपके साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती। आप नहीं जा रहे वहाँ। उसने अब इतना बोला था कि तभी वो कमांडो ड्रेसिंग वाला बंदा जो उसको ऑलमोस्ट अपनी बाहों में उठाते हुए कहता है, तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना है और क्या नहीं। ईश्वरी उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं ऐसे। सॉरी, मुझे ये नहीं बोलना था। मुझे ये बोलना था कि आप बहुत ज़िद्दी हैं आप, और मैं आपको ये जिद नहीं करने दे सकती। अयान ये क्या है? वो यहाँ जो कहता है जब उन्हें पता चला कि उनकी ईश्वरी हम सब की ईश्वरी अब जा रही है इतने बड़े और इतने खतरनाक मिशन पर, तो ऑब्वियसली उसकी सेफ्टी के लिए दक्ष भाई का होना तो ज़रूरी है ना। महेश्वरी जो अपना मुंह बनाते हुए कहती है, एक तो ये छोड़ नहीं रहे मुझे, ज़मीन पर उतारिए। हाँ, हमें टांग लिया है। दक्ष उसको कमर से नीचे की तरफ रखते हुए कहते हैं, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। महेश्वरी जो कहती है, आप ये ड्रेस क्यों पहने हैं? दक्ष उसके साथ गाड़ी में आकर बैठते हुए कहते हैं, कमांडो को देखकर पहले उन लोगों की पतलून ढीली हो जाएगी और उन्हें ये नहीं पता होगा कि मैं कौन हूँ। कोई भी वहाँ पर मेरा नाम नहीं लेगा, वरना वहाँ पर सब के सब मुझे मारने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। महेश्वरी जो कहती है, पता नहीं वो लोग कितने होंगे। तभी आयन जो कहता है, वैसे भाभी आपने कभी कमांडो को लड़ते हुए देखा है? इस बात पर ईश्वरी जो कहती है, हाँ देखा तो था, शिवाय सर और विजय प्रताप सर से,
इस बात पर बगल में बैठी तान्या जो कहती है, हार गया था। ईश्वरी को थोड़ा बुरा लगता है कि आखिर उसके बंदे को इतना मजाक के तौर पर कैसे ले सकती है तान्या। लेकिन तभी अयान जो कहता है क्योंकि वो हारना चाहते थे। अगर भाई को गुस्सा आता है तो उसी वक्त शिवाय सर और विजय प्रताप सर की मौत हो जाती। सारे लोग इस बात पर अपना मुंह खोलकर अयान को देखने लगते हैं। वो अयान जो कहता है, और नहीं तो क्या, भाई की ट्रेनिंग ना उन दोनों से ज्यादा हार्श हुई है। तुम लोग जानते नहीं हो अभी भाई को। महेश विजय कहती है, हाँ ठीक है, ज्यादा तारीफ मत करो, देखा है मैंने इनकी ताकत। तभी दक्ष ईश्वरी को एक नंबर बताते हुए कहता है, इस नंबर को सेव कर लो और रिडायल में रखो। उस अड्डे पे जाकर के पहले चेक करेंगे कि वहाँ पर कितने आदमी हैं, और अगर ज़्यादा हुए तो इस पर कॉल कर देना। महेश विजय कहती है, ये क्या बैकअप टीम है कमांडोज की? दक्ष कहते हैं, ये मीडिया का नंबर है। अगर मीडिया वहाँ पर पहुँच गया तो कोई भी मिनिस्टर उसका साथ नहीं दे पाएगा, ना तो कोई ऑफिसर, जिसकी वजह से हमारे पास पूरा टाइम मिल जाएगा और हम अकेले उन्हें निपटा सकते हैं। और अगर वो हमारे ऊपर वार करते हैं तो हम डिफेंस में उनके साथ लड़ भी सकते हैं, और लॉ भी इस चीज़ की छूट हमें दे देता है। महेश जी कहती है, वाह क्या दिमाग है आपके पास। मैंने तो ये बात सोची नहीं कि अगर हम मीडिया को बुलाते तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए, हमें लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इवन एक काम करते हैं तान्या, जो हम वो मिनी रिकॉर्डर और मिनी कैमरा रखे हुए हैं ना, तान्या जो उसको घूरते हुए कहती है, इस बारे में किसी को बताना नहीं था, मैंने पर्सनली तुझे टेक्स्ट किया था क्योंकि मुझे अपना आइडिया तुझसे शेयर करना था, लेकिन नहीं, तेरे मुंह में तो कोई बात ही नहीं पचती है। ईश्वरी जो कहती है, कम ऑन यार, यहाँ पर तो सब अपने ही हैं। वही तान्या जो बगल में बैठे दक्ष की तरफ एक बार देखती है और फिर ईश्वरी की तरफ अपना चेहरा मोड़ते हुए कहती है, हाँ कुछ ज़्यादा ही अपने दिख रहे तुम्हारे तो यहाँ पर, तो इसका करना क्या है? ईश्वरी जो कहती है, अगर ये मिनी कैमरा और मिनी रिकॉर्डर की ज़रूरत ही ना पड़े तो लाइक देख, क्यों ना हम डायरेक्टली मीडियाज़ को बुला लें और फिर उन लोग को चोरी चोरी कहें कि वो जो भी बयान देंगे, मतलब वो क्रिमिनल्स या फिर कह लो आतंकवादी, हम उनका बयान लेकर के डायरेक्टली मीडिया के सामने पेश कर देंगे तो सारी प्रॉब्लम ही ख़त्म ना। हमारे पास तो सबूत ही बहुत इकट्ठा मिल जाएगा और इतने सारे लोगों के सामने वो बयान देंगे। मीडिया हमारा काम बहुत आसानी से कर सकती है तान्या। इस बात पर दर्शक कहते हैं, तुम्हें लगता है मीडिया के हाथ बंधे हुए नहीं होते हैं? पहली बात तो ऐसी जगह पर आएगी तो बहुत लेट से, उनको तो टीआरपी मिल जाएगा क्योंकि वो आतंकवादी हमारे ऊपर भारी पड़ जाएंगे, इसलिए मीडिया के ऊपर भरोसा करना बेवकूफ़ी होगी। अगर जान बचानी है तो उन लोग को मारना ही होगा। ईश्वरी जी कहती है, लेकिन हम मारने के लिए नहीं जा रहे हैं, हमें बयान चाहिए उनके मुंह से, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो लोगों ने ही क्राइम किया है, उन लोगों ने ही वो सारे प्लानिंग वगैरह किया था ब्लास्ट का। दक्ष कहते हैं, रिलैक्स हो जाओ, ऐसे भी लातों की भूत बातों से नहीं मानते, 2-3 पड़ेगा तो फिर वो खुद ही बोलना शुरू कर देंगे। तभी बंटी जो कहता है, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं, रात में तो बहुत ज़्यादा देशभक्त बन रहा था, अभी हालत खराब हो रही है, मुझे सच्ची में तुम लोग सामने रख करके मेरे पीछे तो नहीं छुप जाओगे? प्लीज़ मेरे बड़े शरीर का इस्तेमाल मत करना, मैं तुम लोग का दोस्त हूँ, माना थोड़ा ज़्यादा खाता हूँ लेकिन इसका बदला मत लेना मुझसे। तान्या बंटी की बात सुन करके थोड़ा आगे की तरफ होती है और उसका गाल खींचते हुए कहती है, कितना क्यूट है यार, ये कहाँ से मिला यार, ये कितना क्यूट है यार। बंटी इस बात पर शर्माते हुए कहता है, कम ऑन। वही तान्या जो कहती है, मैं तो तेरे ही पीछे छुपूंगी। फिर बंटी जो कहता है, वो लोकेशन आ गई है गाइस, मैं खुद को रिलैक्स करने के लिए सोचा थोड़ा जोक मार लूँ, अब प्लीज़ 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 तुम लोग बहुत सतर्क रहना, मैं बाहर नहीं निकलूँगा। वही दर्शक कहते हैं, बाहर निकलो, वो लोग गाड़ी के पेट्रोल टैंक पर मार सकते हैं, पूरी गाड़ी उड़ जाएगी, तुम भी उड़ जाओगे। महेश्वरी जो दक्ष की तरफ देखते हुए उन्हीं की तरफ से बाहर निकलते हुए कहते हैं, आपके पास कुछ ज़्यादा ही दिमाग नहीं है? तभी दक्ष ईश्वरी की तरफ देखते हुए कहता है, एक्सपीरियंस का फ़ायदा है, मैं जानता हूँ क्रिमिनल क्या क्या सोच सकता है। ईश्वरी जो इस तरह से दक्ष अपने करीब आता देकर कहती है, यहाँ पर जान के लाने पड़े में, यहाँ तो रोमांस नहीं करी है। दक्ष ईश्वरी को तुरंत ही गाड़ी से दूर करते हुए कहते हैं, मैं बात भी करूं तो तुम्हें रोमांस लगता है ना? वही तान्या जी कहती है, अगर आप लोग का हो चुका हो तो फिर हम चलें?
महेश्वरी जो डर से कहती है, संभल कर, आप ना सामने से मत आएगा, पीछे से आएगा। तभी दर्शक कहते हैं, ज़रूरत नहीं है उसके, कमांडो कभी पीछे से वार नहीं करता, वो सामने खड़ा रहकर वार करता है। और उसमें भी अब सब लोग के दिल की दुखदुखी बढ़ चुकी थी और उस जगह को वो लोग पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहे थे। तभी दर्शक कहते हैं, कुछ लोग सामने से नहीं पीछे से आओगे, अगर बात बातों से बन जाती है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है मेरी, इसलिए पहले तुम लोग आराम से बात करने की कोशिश करो। अगर वो लोगों को कोई भी ऐसा शक होता है तो मैं रहूँगा तुम लोग के साथ, डोंट वरी, मैं पेड़ के पीछे जा रहा हूँ। तान्या दर्श को इस तरह से पेड़ के पीछे छुपता देकर कहती है, हाँ तेरा स्ट्रॉन्ग बंदा, मुझे तो लगा था वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सिर्फ कमांडो का ड्रेस पहनने से ना कोई वाकई में कमांडो नहीं बन जाता। माय बेबी गर्ल। वह इस बात पर ईश्वर से कहती है, बकवास मत कर और सामने देख, हो सकता है यार आगे। तान्या जयश्री का हाथ पकड़े हुए कहती है, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। अब हम चल रहे हैं ना रुद्र? वही रुद्र से कहता है, हाँ यार 1 मिनट, किसी न किसी को तो नॉक करना पड़ेगा, गेट कौन जाएगा? ईश्वर जो कहती है, मैं जाऊँगी, लेकिन तान्या उसको रोकते हुए कहती है, पागल होगी क्या तू नहीं जाएगी। तभी बंटी जो कहता है, मैं चला रहा हूँ। अयान जो उन सबको रोकते हुए कहता है, कम ऑन रिलैक्स गाइस, मैं जाता हूँ, दरवाज़ा खोलूँगा, फिर धीरे से सामने के आने की कोशिश करूँगा, ताकि अगर वो लोग गोली लेकर के मेरे सामने आते भी हैं तो गोली मुझे डायरेक्टली पेट या मेरे सीने पर ना लगे। हाथ पर गोली लगने से मैं मरूंगा नहीं, और तुम लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि बात बातों से नहीं बल्कि लातों से ही बनने वाली है। सारे लोग इस बात पर तैनात हो गए थे। वहीं अयान जैसे ही गेट को नॉक करता है, अंदर से कोई हलचल सुनाई नहीं देती। दोबारा से नॉक करते हुए अयान जो बहुत ही रिक्वेस्ट से कहता है, सर कोई है यहाँ पर, मुझे बात करनी है आपसे। तभी तान्या भी वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर ईश्वर जो कहती है, तू कहाँ जा रही है, पागल हो गई क्या? तभी तान्या पीछे मुड़कर अपनी जैकेट का जिप थोड़ा सा नीचे करते हुए कहती है, कम ऑन, शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन लड़कियों की आवाज़ से मर्द जल्दी बाहर आते हैं। और फिर वो अयान को साइड करते हुए कहती है, रुको मैं करती हूँ। कोई है क्या यहाँ पर, मुझे बात करनी है, इफ़ यू डोंट माइंड गाइस, हमें यहाँ पर सिर्फ पानी चाहिए, प्यास लगी थी, हम काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आए हैं, कोई है यहाँ पर, पानी मिल सकता है? तभी एक शू के चलने की आवाज़ जो कि अंदर से आ रही थी, जैसे वो बाहर की तरफ ही निकल रहा हो, जिससे तान्या तुरंत ही अयान से कहती है, तुम मेरे साथ रहो और ऐसा प्रिटेंड करना कि हम लोग यहाँ पर कपल हैं, ट्रैवल करके आए इसलिए थक गए और हमें पानी चाहिए, ओके? अयान जो कहता है, ओके, और वो भी तान्या का हाथ पकड़ लिया था। लेकिन जैसे ही उसने तान्या के जिप की तरफ देखा था, वो तान्या के चेहरे की तरफ देखकर थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है, ये क्या है, नीचे क्यों कर रखा है जिप को? मैं इस बात पर तान्या जो कहती है, इसे कहते हैं अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करना, अगर तुम भी थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लोगे ना तो शायद बात बन जाएगी। तब तक उसे सुनाई देता है कि कोई दरवाज़ा अनलॉक कर रहा है, जिससे तान्या और ज़्यादा तैयार होते हुए खुद को बोल्ड दिखाते हुए अपने बालों को पूरी तरह से पीछे कर लेती है और काफ़ी स्टाइल में देखते हुए कहती है, पानी मिल सकता? लेकिन वो आदमी तो अपने हाथ में ही गन लेकर आया था, जिसे देखकर तान्या पहले तो थोड़ा घबराती है और फिर गहरी गहरी सांस भरती है। अयान अभी उस आदमी की गन को छीनने वाला था, लेकिन तभी तान्या ने उसकी कलाई को पकड़कर धीरे से उसे रोक लिया था और फिर वो अपना और अयान का हाथ ऊपर करने की कोशिश करते हुए कहती है, 1 मिनट, हम सरेंडर कर रहे हैं, हम कोई पुलिस वाले या फिर कोई बुरे इंसान नहीं हैं, आप मुझे इस तरह से क्यों गोली मार? तभी वो लड़का जो कहता है, तुम तो वाकई काफ़ी परफेक्ट हो, वैसे सही माले तेरी। ये बात वो अयान से कह रहा था, जिससे अयान थोड़ा गुस्सा तो करता है, लेकिन फिर से वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है। वो आदमी जो कहता है, तुम सब लोग पानी पीने आए हो? वही तान्या उस आदमी को अपनी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट करते हुए कहती है, आप बात तो सुनिए, इतना घबरा क्यों रहे हैं, अब ये गन क्यों? तभी वो आदमी जो कहता है, अरे ये गन नहीं है, लाइटर है, जला के दिखाओ। और वो जैसे ही ट्रिगर को दबाया था तो वाकई ही लाइटर जैसा ही कुछ था वो, जिसे देखकर तान्या के पसीने जो अभी तक छूट रहे थे वो अब धीरे धीरे सूखना शुरू हो गए थे और फिर वो रिलैक्स होकर के वहीं
बैठते हुए कहती है, हम काफ़ी थक गए हैं, पानी मिल सकता है? बात भी करनी थी कुछ आपसे। जितने सिलेक्शन के साथ इस वक्त वो ये बोल रही थी, वो भी पूरी तरह से उस आदमी की आंखों में देखते हुए, उस आदमी का तो मन ही नहीं करता कि वो अंदर जाए, जिसकी वजह से वो दूसरे आदमी को बुलाते हुए कहता है, वो अंदर से एक आदमी को बुलाते हुए कहता है, ओए छोटू, पानी लेकर आना और ज़्यादा लेकर आना, यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं। और वैसे ट्रैवल कहाँ कर रहे हो आप लोग? ताने उस आदमी को हाथ पकड़ते हुए कहती है, आप आइए ना बाहर, आपको आराम से दिखाती हूँ और सबसे मिलवाती भी हूँ। इनसे मिलिए, ये है रुद्र, ये बंटी, ये ईश्वी। आई होप सो कि आपको मिलकर अच्छा लगा होगा। वही वो आदमी जो कहता है, तो तुम सब यहाँ पर ट्रैवलिंग करने आए हो, घूमने आए हो? ईश्वी जो धीरे से आगे बढ़ते हुए कहती है, जी हम घूमने ही आए हैं। उसके साथ ही आपसे कुछ कि तभी पीछे से दो आदमी बाहर की तरफ आ रहे थे और वो भी अपने दोनों हाथों में बॉटल्स लिए हुए और ले आ करके वो उन सबको थमाते हुए कहते हैं, पानी। भाईजान चलिए अंदर। तभी वो लड़का जो कहता है, एक मिनट यार। उसकी नज़र तो इस वक्त तान्या पर ही अटक चुकी थी और वो अपना नाम बताते हुए इसी बात का फ़ायदा उठाकर तान्या अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, हाय, मेरा नाम तान्या है और आपका? वो आदमी में अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मेरा नाम साहिल है। साहिल, अच्छा नाम है। तान्या उस आदमी के साथ हैंडशेक करते हुए कहती है, हाँ काफ़ी। ओ, आपके हाथ में ये क्या लगा है काला काला? तान्या की बात सुनते ही वो दोनों थोड़ा घबराने लगे थे और वो तान्या से कहते हैं, आपको पानी मिल गया, अब जाओ यहाँ से। उनको रोकते हुए कहती है, एक मिनट, अगर हमें आपसे कुछ बात करनी हुई तो आप कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ? अब सब लोग के दिल की दुगदुगी बढ़ चुकी थी और उस जगह को वो लोग पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहे थे। तभी दक्ष कहते हैं, कुछ लोग सामने से नहीं पीछे से आओगे। अगर बात बातों से बन जाती है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है मेरी, इसलिए पहले तुम लोग आराम से बात करने की कोशिश करो। अगर वो लोगों को कोई भी ऐसा शक होता है तो मैं रहूँगा तुम लोग के साथ, डोंट वरी। मैं पेड़ के पीछे जा रहा हूँ। तान्या दक्ष को इस तरह से पेड़ के पीछे छुपता देखकर कहती है, तेरा स्ट्रॉन्ग बंदा। मुझे तो लगा था वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सिर्फ कमांडो का ड्रेस पहनने से ना कोई वाकई में कमांडो नहीं बन जाता। माय बेबी गर्ल। वह इस बात पर ईशु से कहती है, बकवास मत कर और सामने देख, पता नहीं क्या हो सकता है यार आगे। तान्या जोशी का हाथ पकड़े हुए कहती है, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। अब हम चल रहे हैं ना रुद्र? वही रुद्र जो कहता है, हाँ यार एक मिनट, किसी न किसी को तो नॉक करना पड़ेगा गेट, कौन जाएगा? ईश्वी जो कहती है, मैं जाऊंगी। लेकिन तान्या उसको रोकते हुए कहती है, पागल होगी क्या तू नहीं जाएगी। तभी बंटी जो कहता है, मैं चला रहा हूँ। अयान जो उन सबको रोकते हुए कहता है, कम ऑन रिलैक्स गाइस, मैं जाता हूँ, दरवाज़ा खोलूँगा, फिर धीरे से सामने के आने की कोशिश करूँगा ताकि अगर वो लोग गोली लेकर के मेरे सामने आते भी हैं तो गोली मुझे डायरेक्टली पेट या मेरे सीने पर ना लगे। हाथ पर गोली लगने से मैं मरूंगा नहीं और तुम लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि बात बातों से नहीं बल्कि लातों से ही बनने वाली है। सारे लोग इस बात पर तैनात हो गए थे। वहीं अयान जैसे ही गेट को नॉक करता है, अंदर से कोई हलचल सुनाई नहीं देती। दोबारा से नॉक करते हुए अयान जो बहुत ही रिक्वेस्ट से कहता है, सर कोई है यहाँ पर, मुझे बात करनी है आपसे। तभी तान्या भी वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर ईश्वर जो कहती है, तू कहाँ जा रही है, पागल हो गई क्या? तभी तान्या पीछे मुड़कर अपनी जैकेट का जिप थोड़ा सा नीचे करते हुए कहती है, कम ऑन, शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन लड़कियों की आवाज़ से मर्द जल्दी बाहर आते हैं। और फिर वो अयान को साइड करते हुए कहती है, रुको मैं करती हूँ। कोई है क्या यहाँ पर, मुझे बात करनी है। इफ़ यू डोंट माइंड गाइस, हमें यहाँ पर सिर्फ पानी चाहिए, प्यास लगी थी, हम काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आए हैं, कोई है यहाँ पर, पानी मिल सकता है? तभी एक शू के चलने की आवाज़ जो कि अंदर से आ रही थी, जैसे वो बाहर की तरफ ही निकल रहा हो, जिससे तान्या तुरंत ही अयान से कहती है, तुम मेरे साथ रहो और ऐसा प्रिटेंड करना कि हम लोग यहाँ पर कपल हैं, ट्रैवल करके आए इसलिए थक गए और हमें पानी चाहिए, ओके? अयान जो कहता है, ओके। और वो भी तान्या का हाथ पकड़ लिया था, लेकिन जैसे ही उसने तान्या की जिप की तरफ देखा था, वो तान्या के चेहरे की तरफ देखकर थोड़ा हैरान होते हुए पूछता है, ये
ये क्या है? नीचे क्यों कर रखा है सबको? मैं इस बात पर ताने जो कहती है, इसे कहते हैं अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करना। अगर तुम भी थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर लोगे ना तो शायद बात बन जाएगी। तब तक उसे सुनाई देता है कि कोई दरवाज़ा अनलॉक कर रहा है, जिससे ताने और ज़्यादा तैयार होते हुए खुद को बोल्ड दिखाते हुए अपने बालों को पूरी तरह से पीछे कर लेती है और काफ़ी स्टाइल में देखते हुए कहती है, पानी मिल सकता? लेकिन वो आदमी तो अपने हाथ में ही गन लेकर आया था, जिसे देखकर तान्या पहले तो थोड़ा घबराती है और फिर गहरी गहरी सांस भरती है। अयान अभी उस आदमी की गन को छीनने वाला था, लेकिन तभी तान्या ने उसकी कलाई को पकड़कर धीरे से उसे रोक लिया था और फिर वो अपना और अयान का हाथ ऊपर करने की कोशिश करते हुए कहती है, एक मिनट, हम सरेंडर कर रहे हैं। हम कोई पुलिस वाले या फिर कोई बुरे इंसान नहीं हैं। आप मुझे इस तरह से क्यों गोली मार? तभी वो लड़का जो कहता है, तुम तो वाकई काफ़ी परफेक्ट हो, वैसे सही माले तेरी। ये बात वो अयान से कह रहा था, जिससे अयान थोड़ा गुस्सा तो करता है, लेकिन फिर से वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है। वो आदमी जो कहता है, तुम सब लोग पानी पीने आए हो? मेरी तान्या उस आदमी को अपनी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट करते हुए कहती है, आप बात तो सुनिए, इतना घबरा क्यों रहे हैं? अब ये गन क्यों? तभी वो आदमी जो कहता है, अरे ये गन नहीं है, लाइटर है, जला के दिखाऊं? और वो जैसे ही ट्रिगर को दबाया था तो वाकई ही लाइटर जैसा ही कुछ था वो, जिसे देखकर तान्या के पसीने जो अभी तक छूट रहे थे वो अब धीरे धीरे सूखना शुरू हो गए थे। और फिर वो रिलैक्स होकर के वहीं बैठते हुए कहती है, हम काफ़ी थक गए हैं, पानी मिल सकता है? बात भी करनी थी कुछ आपसे। जितने सिलेक्शन के साथ इस वक्त वो ये बोल रही थी, वो भी पूरी तरह से उस आदमी की आंखों में देखते हुए, उस आदमी का तो मन ही नहीं करता कि वो अंदर जाए, जिसकी वजह से वो दूसरे आदमी को बुलाते हुए कहता है, वो अंदर से एक आदमी को बुलाते हुए कहता है, ओए छोटू, पानी लेकर आना और ज़्यादा लेकर आना, यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं। और वैसे ट्रैवल कहाँ कर रहे हो आप लोग? तान्या उस आदमी को हाथ पकड़ते हुए कहती है, आप आइए ना बाहर, आपको आराम से दिखाती हूँ और सबसे मिलवाती भी हूँ। इनसे मिलिए, ये है रुद्र, ये बंटी, ये ईश्वी। आई होप सो कि आपको मिलकर अच्छा लगा होगा। वही आदमी जो कहता है, तो तुम सब यहाँ पर ट्रैवलिंग करने आए हो, घूमने आए हो? ईश्वी जो धीरे से आगे बढ़ते हुए कहती है, जी हम घूमने ही आए हैं। उसके साथ ही आपसे कुछ। कि तभी पीछे से दो आदमी बाहर की तरफ आ रहे थे और वो भी अपने दोनों हाथों में बॉटल्स लिए हुए और ले आ करके वो उन सबको थमाते हुए कहते हैं, पानी। भाईजान चलिए अंदर। तभी वो लड़का जो कहता है, एक मिनट यार। उसकी नज़र तो इस वक्त तान्या पर ही अटक चुकी थी और वो अपना नाम बताते हुए इसी बात का फ़ायदा उठाकर तान्या अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, हाय, मेरा नाम तान्या है, और आपका? वो आदमी भी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मेरा नाम साहिल है। साहिल, अच्छा नाम है। तान्या उस आदमी के साथ हैंडशेक करते हुए कहती है, हाँ काफ़ी। ओह, आपके हाथ में ये क्या लगा है काला काला? तान्या की बात सुनते ही वो दोनों थोड़ा घबराने लगे थे और वो तान्या से कहते हैं, आपको पानी मिल गया, अब जाओ यहाँ से। लेकिन तभी श्री जो उनको रोकते हुए कहती है, एक मिनट, अगर हमें आपसे कुछ बात करनी हुई तो आप कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ? वो आदमी जो ईश्वी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या बात करनी है? तभी तान्या जो कहती है, हाँ बॉम्ब। जैसे उसने ये शब्द बोला था, ईश्वी जो घूर कर उसी को देखने लगी थी। वहीं पीछे से दर्श भी अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे यार ये क्या बोल रही है? जैसे ही अब तान्या ने बॉम्ब बोला था तो दोनों अपना रियल गन बाहर की तरफ निकालते हैं और उन सब की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, कौन हो तुम लोग और इसका जिक्र क्यों किया? हाँ? तान्या जी कहती है, अरे मैं तो ये कह रही थी, आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल एटम बॉम्ब जैसी लग रही है। वह इस बात पर ईश्वी जो अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहती है, क्या पागल लड़की है, उस मोटे को ये बात बोल रही है, कम से कम उसके बगल वाले को बोलती तो बात में दम भी रहता। तान्या जो जैसे ही हंसी थी, वो आदमी जो कहता है, बॉम्ब तो तुम लग रही हो, अंदर चलोगे मेरे साथ? तान्या को इससे ज्यादा अच्छा मौका क्या मिल सकता था? मिनी रिकॉर्डर और मिनी कैमरा में अंदर बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड हो सकती थी, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ अगर आपको एतराज ना हो तो। वो आदमी जो कहता है, एतराज नहीं होगा, लेकिन अगर सिर्फ तुम आओ तो। भाई साहब आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बात उसने अयान से पूछी थी, लेकिन इसका जवाब रुद्र देते हुए कहता है, दिक्कत है हमें।
और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तुम्हें अंदर क्यों जाना, पानी पियो और चलो यहाँ से। तान्या जी कहती है, एक बार अंदर जाकर के देखते हैं ना, कितना यूनिक घर लग रहा है इनका। मुझे ऐसे घर बनवाने हैं। जब हमारी शादी हो जाएगी ना तो हम भी ऐसे ही घर बनवाएंगे और उसी में रहा जाएगा। इस बात पर सामने वो मोटा आदमी जो कि इस वक्त अपने गन को तान्या के सर पर तानता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे उस गन के पॉइंट को नीचे ले आते हुए उसके सीने तक पहुंचते हुए कहता है, शादी तो होती रहेगी, पहले कुछ और कर लें। इस बात पर तान्या उसका पूरा इंटेंशन तो समझ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेवकूफ़ बनते हुए कहती है, हाँ मुझे देखना है घर, तुम भी चलोगे? लेकिन तभी वो आदमी कहता है, सिर्फ तुझे अलाउड है और किसी को नहीं। तान्या उन लोगों के साथ आराम से अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाले अंदर की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से श्रेय उसको इशारा करते हुए कहती है, नो प्लीज नो, तान्या खतरनाक हो सकता है। तान्या जो हल्का सा पीछे मुड़ती है और फिर एक आइविंग करती है और फिर अपने हाथों को ले जा करके अपने फोरहेड पर टिकाते हुए कहती है, देश के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो प्लीज़ 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 इस केस को जीत लेना, वरना मेरी आत्मा तुझे खा जाएगी। इस वक्त तान्या अपनी मौत की बात वो भी इतने चिल वे में कर रही थी, जिसे देखकर सारे लोग अपना अपना सिर झुका लिए थे, लेकिन रुद्र जो यहाँ से कहता है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वो दोनों आदमी अंदर गए थे, दक्ष कहता है, हमें हमला बोलना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अश्वी दक्ष को रोकते हुए कहती है, वो कुछ रिकॉर्ड तो कर ले पहले, उसके बाद बोले। दक्ष कहता है, तुम पागल हो क्या, सारे आदमियों के सामने वो रिकॉर्ड कैसे कर पाएगी? अगर उसे रिकॉर्ड करना है या फिर कोई भी चीज़ देखनी है, पूरा घर एक्सप्लोर करना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ है, तो सारे आदमियों को बाहर की तरफ आना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पर हमें काम शुरू कर देना चाहिए। अयान जल्दी से एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसे जाकर के उसे घर के ठीक सामने मारता है। तभी ईश्वी भी जल्दी से भाग करके गाड़ी के पास आते हैं और उसके अंदर से अपने हाथ में एक रिवॉल्वर लेते हुए भागकर दक्ष बगल में आकर खड़ी हो जाती है और सामने की तरफ उसे पॉइंट करते हुए कहती है, जो भी आएगा मैं उसके पैर पर गोली मारूंगी। हाँ, उसका हाथ इतने बुरी तरह से कांप रहा था जिसे देखकर दक्ष उसके ऊपर हंसते हुए कहता है, ये क्या बच्चों का खिलौना लेकर आई हो? ईश्वी जी कहती है, ओ एक्सक्यूज़ मी, मुझे पता है आपने बहुत तोप चलाए होंगे, मगर ये भी कोई कम नहीं है, ठीक है? बहुत स्ट्रांग वेपन है। पापा का है, मैंने चोरी से ना रात में चुरा लिया था, किसी को पता चला तो बहुत मार पड़ेगी। मैं दक्ष कहते हैं, तुम पागल मत बनो, ये गन तुम यूज़ नहीं कर सकती। ईश्वी जी कहती है, मैं तो कर दूंगी यूज़, कोई भी आया मैं उड़ा दूंगी उसको। दक्ष तुरंत ही उसके हाथ से रिवॉल्वर छीनते हुए कहता है, हाथ तो ऐसे कांप रहे जैसे बुढ़ी हो गई हो तुम, और गन चलाना है। तुम्हारे हाथ किसी को मारने के लिए नहीं बने, शायद बहुत सारी जिंदगियां बचाने के लिए बने, बहुत सारे कसूरों को, बहुत सारे उन मासूमों को जस्टिस देने के लिए बने। अच्छा होगा कि तुम उसका हाथ इसी चीज़ में इस्तेमाल करो। और फिर उसके चेहरे के करीब आकर उसके कान के पास आते हुए कहता है, और इसके साथ ही तुम मुझे प्लेजर देने में भी यूज़ कर सकती हो अपने हाथ को। ये सुनकर ईश्वी जो अपना बड़ा सा मुंह खोलते हुए कहती है, हाँ। दक्ष डाइविंग करते हुए कहता है, चलो तैयार हो जाओ। और वो तुरंत ही उनके घर के गेट के सामने आ गया था। पहले अयान के पत्थर मारने से अंदर काफ़ी हलचल मच चुकी थी और जैसे काफ़ी लोग बाहर की तरफ निकलने वाले होते हैं, लेकिन शायद अचानक से ही अंदर उन लोगों में से किसी ने उन लोगों को रोक दिया, जिसकी वजह से हलचल दोबारा से बंद हो गई थी। लेकिन जैसे ही दक्ष अपने पैरों से ज़ोर से मजबूती से उसके गेट को मारते हैं, वो गेट जो कि थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा था। दक्ष अपना सर हाँ में हिला करके उन सबको इशारा कर दी थी कि वो लोग भी अब घर के आसपास आ सकते हैं। अयान और रुद्र ने भी अच्छी तरह से अपनी पोजीशन ले ली थी। दोबारा से जैसे ही दक्ष ने दरवाजे पर मारा था, इस बार वार कुछ ज़्यादा ही तेज था, जिसकी वजह से वो दरवाज़ा ऑलमोस्ट झूलना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी रुद्र और अयान और दक्ष तीनों ने एक साथ दरवाजे पर मारा था, जिससे वो दरवाज़ा अंदर की तरफ धड़ाम से गिरता है। ईश्वी जो बंटी से कहती है, काफ़ी कमज़ोर दरवाज़ा था नहीं? बंटी जो कहता है, हाँ, अब मैं क्या करूँ? मैं भी जाऊँ? I'm so scared। ईश्वी जो उसको रोकते हुए कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रहो। जैसे ही दरवाज़ा अंदर की तरफ गया था, काफ़ी लोग के जूतों की आवाज़ जो कि बाहर की तरफ से आने लगी थी, जैसे वो सब के सब अंदर से बाहर की तरफ कीड़े मकोड़ों की तरह निकलना शुरू कर दिए हों। दक्ष तुरंत ही सबको पोजीशन लेने के लिए कहता है और खुद जा कर के ठीक घर के बगल के दीवार से टिक जाता है, ताकि वो उसमें से किसी को भी नजर ना आए और सबको यही लगे कि अयान और रुद्र ने ही किया है।
रुद्र भी जब ज़्यादा लोग आते देखते हैं तो वो सब भी जाकर के छुप गए थे। ईश्वी और बंटी भी आकर के गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। अब लगभग 25 से 30 आदमी वहां पर खड़े थे, वो भी अपने हाथ में बंदूक लिए हुए। और तभी एक मोटा आदमी जो कि तान्या को लेकर गया था वो भी उन लोग के साथ ही आकर खड़ा हो जाता है और सामने की तरफ इधर उधर देखते हुए कहता है, कहाँ गई ये सब? अंदर तान्या ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। वहां पर जितनी भी प्लानिंग, जो भी चार्ट पेपर, जो भी वहां पर मौजूद सामान थे, उन सबको अच्छी तरह से वो मिनी कैमरा में रिकॉर्ड करना शुरू कर दी थी। अंदर की बातों को तो वैसे भी अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली थी। तभी अयान और रुद्र उन सारे आदमियों के सामने आते हुए कहते हैं, वो लड़की कहाँ गई? उसे इस तरह से अंदर क्यों लेकर गया? हम तो सिर्फ यहाँ पर ट्रैवल। तभी उसमें से एक आदमी आकर कहता है, ट्रैवल? गोलियों से भून देंगे तुम्हें। तभी वो मोटा आदमी अपना हाथ दिखाकर उन सबको रोकते हुए कहता है, 1 मिनट रुको। और फिर वो आगे बढ़ते हुए ईश्वी के जैसे ही सामने पहुंचा था, उसके कानों पास आवाज़ पहुंचती जैसे कोई काफ़ी तेज रफ्तार से दौड़ते हुए उसके पास आ रहा हो। और ये इतना जल्दी हुआ था क्योंकि जैसे ही उसने अपने बगल में देखने की कोशिश की कि आखिर ये है कौन, तब तक उसके ठीक ऊपर कोई आदमी आकर के चढ़ता है और उसे नीचे धड़ाम से ज़मीन पर गिरा देता है और उसके गर्दन पर नाइफ लगाते हुए सारे आदमियों से कहता है, ड्रॉप योर गन्स। 2 सेकेंड नहीं लगेगा, मारकर फेंक दूंगा इसे। दक्ष नोटिस कर रहा था कि आखिर उसमें से लीडर कौन है, क्योंकि अगर लीडर के जान को खतरा हो जाए तो बाकी सारे सोल्जर्स खुद ही अपने हथियार डाल देते हैं। और हुआ भी ऐसे था। वहीं रुद्र को इशारा करते हुए कहते हैं, सारे गन्स हटा लो। और फिर वो उस मोटे आदमी के शक्ल को थोड़ा जोर से दबाते हुए कहता है, क्या करते हो यहाँ पर? तुम्हारे बाकी के साथी कहाँ हैं? और अब क्या नया मिशन चल रहा है तुम लोग के दिमाग में? कहाँ करने वाले हो ब्लास्ट? वही वो आदमी जो कहता है, तुझे क्यों बताऊं, बस चले तो तेरे मुंह पर ब्लास्ट कर दूं, है कौन तू? तभी दक्ष उस आदमी के गर्दन पर इतना जोर से चोट किए थे कि उसके मुंह से धीरे धीरे खून निकलना शुरू हो जाता है, जिससे ईश्वी दक्ष को रोकते हुए कहती है, क्या कर रहे, मर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। दक्ष खड़ा होता है और उस आदमी को भी झटके से खड़ा करते हुए कहता है, इसके हाथ बांधो और गाड़ी में ले जाकर के बैठा दो। तभी वो मोटा आदमी हंसते हुए कहता है, तुम सिर्फ 3 हो और मेरे आदमियों को देखो, वो 30 हैं। एक आदमी 10-10 से लड़ पाएगा, लगता है तुम्हें? तभी अयान जो उस मोटे आदमी का गलतफहमी दूर करते हुए कहता है, 3 आदमी की जरूरत ही नहीं है, हमें तो लगा था लंबी फौज होगी तुम्हारे पास तो सिर्फ 30 ही आदमी है। उसमें से एक तो कहीं गायब ही लग रहा है, क्योंकि एक को तो अंदर पहले ही तान्या ने निपटा दिया था। अब उसके साथ कोई बदतमीजी करेगा तो तान्या बर्दाश्त थोड़ी ना करेगी। उसने सिर्फ अपने अट्रैक्टिव फेस और अपने अट्रैक्टिव लुक को दिखाने के लिए किया था। लेकिन उस छोटे से लड़के ने, जो कि लगभग अभी सिर्फ 19 या 20 साल का होगा, उसे तान्या के साथ जैसी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, उसका हाथ तोड़ते हुए उसके मुंह पर हाथ रख करके उसके गर्दन को मोड़ देती है और वो वहीं पर गिर जाता है। वयान जाके कहता है, इतने के लिए तो एक ही आदमी काफ़ी है। फिर वो मोटा आदमी जो हैरान होकर के कभी बंटी की तरफ देखता तो कभी अपने बगल में खड़े दक्ष की तरफ, और फिर वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मारो इसको, कोई मत छोड़ना। अब रुद्र अयान भी लग चुके थे एक एक करके लोगों को मारने में। महेश्वरी जो थोड़ा घबराते हुए दक्ष के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, संभल करके। तभी एक आदमी आकर के अभी अपने हाथ का पंच बनाकर दक्ष की तरफ मारता, लेकिन तब तक दक्ष जो उसके हाथ को तोड़ चुके थे और उसका सिर ले जाकर केशवी के पैरों पर टिकाते हुए कहते हैं, तुमने कभी कमांडो को लड़ते हुए देखा है? ईश्वी इस बात पर अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ देखा था उस दिन आप लड़। तभी दक्ष कहते हैं, नहीं, मिशन पर लड़ते हुए देखा है। इस बात पर ईश्वी हल्का सा स्माइल करती है और फिर दक्ष से कहती है, हाँ वो लोग आ रहे हैं। दक्ष बंटी से कहते हैं, तुम दोनों यहाँ पर बैठो, और तुम भी। उन्होंने ईश्वी से कहा था और फिर उन लोगों की मारामारी शुरू होती है। किसी के पैर टूट रहे थे तो किसी का हाथ, लेकिन दक्ष इस बात का ध्यान दे रहे थे कि पूरी तरह बॉडी पैरालाइज हो जाए, लेकिन उन लोग का दिमाग काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उनमें से हर एक शख्स को छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन तो पता ही होगी। कुछ लोग उसमें से मारे भी जा रहे थे। ऐसे करते करते 15-20 की फौज तो एकदम से अपने घुटने टेक दी थी, वो भी सिर्फ दक्ष के मारने से, और बाकी सबको अयान और रुद्र ने मिल करके निपटा दिया था। अब उसमें से सिर्फ 1 ही 2 हिम्मती
जो कि अपनी पूरी हिम्मत और ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दक्ष के सामने वो भी आकर के रोते हुए अपने घुटने पर बैठ जाते हैं और अपना हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर काम करते साहब, हम यहाँ से नहीं है, बुरे नहीं है हम। ये लोग हमको ज़बरदस्ती लालच देकर पैसा दिखाकर काम करवाते और फिर पैसा भी नहीं देते साहब। दक्ष उस आदमी को खड़ा करके उस आदमी का हाथ जो कि पीछे की तरफ कसते हुए कहता है, यहाँ के बारे में बयान दोगे? वो आदमी जो कहता है, बयान? दक्ष कहता है, कोर्ट रूम में। रुद्र, इस आदमी को अंदर करो। वही उसमें से एक आदमी और खड़े होते हुए कहता है, मुझे भी बचा लो, मुझे भी घर जाना है, ये लोग मुझे घर नहीं जाने देते, प्लीज़ मुझे बचा लो सर, प्लीज़। दक्ष उस आदमी की आंखों की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहता है, घर नहीं जाने देते? वो लड़का जो कहता है, नहीं, घर नहीं जाने देते। ईश्वी को उस लड़के पर तरस आने लगी थी क्योंकि उसकी उम्र इस वक्त काफ़ी छोटी थी। लेकिन तभी दक्ष ने कुछ ऐसा किया था जिसे देखकर ईश्वी और बंटी, इवन रुद्र और अयान भी हैरान हो गए थे। वो उस आदमी के हाथ को तोड़ दिए थे और उसको घुटनों पर बैठाते हुए कहते हैं, मेरे सामने झूठ बोलना ना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए बच्चे। वो आदमी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मेरा हाथ। दक्ष जो उसके गर्दन पर अपना हाथ कसते हुए कहते हैं, वो जो गाड़ी में बैठे तुम्हारे अब्बू जान है, जिसे बचाने की इतनी कोशिश कर रहे हो? वही वो लड़का जो कहता है, पापा है मेरे, अब्बू जान नहीं। दक्ष कहते हैं, जो भी है तो तेरा बाप ही ना। सुन लिया था तेरी और उसकी बात, जो भी आंखों के इशारों से चल रही थी। घर जाना है। परेशान मत हो, तुम सबको घर मिलेगा, वो भी जेल का घर। रुद्र, तान्या से बोलो इन सब का एक-एक करके बयान ले और फ़ोन में भी रिकॉर्ड कर लो। और हाँ, सिर्फ एक फ़ोन में नहीं, जितने लोगों के पास फ़ोन है सब इसका इस्तेमाल करो। ईश्वी, तुम भी। अब मिल करके सारे लोगों ने उन सारे आदमियों को एक घेरे में बांध दिया था। मोटी सी रस्सी उन लोगों ने पहले ही गाड़ी में रखी हुई थी क्योंकि उन्हें पता था शायद कि इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल पड़ने वाला है। और अब सब के सब बंधे हुए थे और एक एक करके सब लोग बयान देना शुरू करते हैं। ईश्वी के पास काफ़ी रिकॉर्डिंग्स हो गई थी जिससे वो खुश होकर के ज़ोर से दक्ष को गले लगाते हुए कहती है, आप बहुत अच्छे हैं, मेरी प्लानिंग को कितने आराम से सक्सेसफुल कर दिया आपने। लेकिन तभी दक्ष जो ईश्वी की गालों के से गले लगाए हुए कहता है, नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। इसमें से सिर्फ एक आदमी हमें मिला है और पूरे लोग 6 के हैं, सिर्फ एक आदमी हमारे हाथ लगा है, बाकी 5 को अभी भी ढूंढना है। तब ईश्वी जो अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, बाप रे, अभी 5 को और ढूंढना पड़ेगा। दक्ष कहता है, सिर्फ पहला सबसे ज़्यादा टफ होता है क्योंकि एक बार हम दुश्मन किए तब उसके बाद हमें लड़ने में आसानी हो जाती है। डोंट वरी, चलो। अयान जो कहता है, और इन लोग को छोड़ दें? तब ईश्वी जो कहती है, मीडिया है ना, आकर के हैंडल करेगी। और दक्ष जो कि मीडिया कैसे आ गई? दक्ष जो करके उसके बाल को हल्का सा खींचते हुए कहता है, क्यों, सारा दिमाग सिर्फ तुम लोग के पास है? जितने भी बयान फ़ोन में रिकॉर्ड किए हैं ये सब तो सिर्फ बहाना था। आस पास देखो, पूरी तरह से मीडिया छुप करके तुम लोग के बयान को रिकॉर्ड किया, वो भी लाइव टेलीकास्ट में। ब्रिजेश माथुर के लिए तो ये हार्ट अटैक से कम नहीं होगा। इस बात पर ईश्वी जो दक्ष का हाथ कसते हुए कहती है, क्या बोल रहे हैं, मेरे पापा को हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। अब वो सब आकर के गाड़ी में बैठ गए थे। दक्ष ने उन दोनों आदमियों को डिक्की के अंदर डाल दिया था। ईश्वी जो दक्ष के कान के पास आते हुए पूछती है, वैसे अगर इन आदमियों को हमने डिक्की में डाला है तो मीडिया वाले हम लोग को देख करके गुनहगार तो नहीं समझेंगे ना? गुनहगार तब समझेंगे जब वो लोग देखेंगे। उन लोग के कैमरे का एंगल मैंने पहले ही नोटिस कर लिया था। ज़्यादा 8 से 10 ही लोग आए थे। जिस तरफ से हमने उसे डिक्की में डाला है कोई इस तरफ से हमें देख नहीं पाएगा। ईश्वी जो कहती है, आई होप सो। और ये बोल कर वो ऐसा लगता है जैसे पूरी थकान से चूर होकर के आकर के दक्ष के बाहों में लग जाती है। वही रुद्र जो लगातार तान्या के चेहरे की तरफ देखा जा रहा था। तान्या जब तक कंधा उचकाते हुए कहती है, क्या हो गया, ऐसे क्या घूरे जा रहे हो? रुद्र हाथ फोल्ड किए हुए कहता है, तुम पागल हो क्या? और ये जिप ऊपर करो। वो खुद ही अपने हाथ से तान्या के जैकेट के जिप को ऊपर करते हुए कहता है, क्यों जरूरत है अंदर जाने की, कुछ हो जाता तो तुम्हें? वही तान्या जो रिकॉर्डर और कैमरा को दिखाते हुए कहती है, हुआ ना, बहुत कुछ हुआ।
अब इन सारे काम को अंजाम देने वाले शख्स को बस हमें कोर्ट तक पहुंचाना है, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वह यशवी जो दक्ष के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, हो जाएगा ना क्लियर? फिर हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। मैं आपके साथ रहूँगी, खाना भी बनाना सीख लूँगी, ठीक है? दक्ष अपना चेहरे का मांस निकाल कर यशवी की तरफ देखते हुए उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, काफ़ी थकी लग रही हो, सो जाओ, रात भर सोई नहीं थी ना? यशवी जो कहती है, सोऊंगी कैसे, रात भर कितनी टेंशन थी मुझे, और मुझे नहीं पता था कि आयन के पास इतना स्ट्रॉन्ग और इतना सॉलिड प्लान होगा। वो लोग अब सक्सेसफुली अपने घर पहुंच गए थे। जैसे ही राहुल ये देखता है उसके दिल को भी सुकून मिला था, क्योंकि वो उन लोगों के साथ नहीं जा पाया था। वहाँ पर मौजूद होकर के उसे ब्रजेश माथुर और वहाँ पर आ जा रहे लोगों के ऊपर नजर रखनी थी। संजू पहले से ही अपने कंप्यूटर में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि डायरेक्टली उन लोगों के कैमरे ले जा रहा था। जैसे ही वो लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं, अयान जो धीरे से दक्ष से पूछता है, आदमी का क्या करना है? मोटे को भी निकालेंगे तो शक हो जाएगा। तब ईश्वी जो कहती है, यह लॉ के अगेंस्ट है, हम किसी को इस तरह किडनैप करके उससे बयान नहीं ले सकते, इससे लॉ को हम पर ही शक होगा। वही रुद्र जो कहता है, अरे कानून की ऐसी की तैसी, कानून तो बना ही है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तुम क्यों बेवकूफ़ बन रही हो? अगर हमने इस आदमी को छोड़ दिया ना तो ये कभी बयान नहीं देगा। दक्ष उन सबको रोकते हुए कहता है, यशवी सही कह रही है, कानून हमें ही गलत समझेगा। कोर्ट के सामने क्या बोलेंगे कि हमने इस आदमी को अगवा किया, इसके बाद से उसका बयान ले रहे हैं, और ऐसा बयान कोर्ट रूम में कभी भी मायने नहीं रखता। हमें इस आदमी के बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए होगी। संजू से कहो इस आदमी की जैसे तैसे करके कुछ भी करे, लेकिन पूरी डिटेल्स निकाले, क्योंकि इंसान परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर उसके परिवार के बारे में हमें पता चल जाए तो हम उसको कमज़ोरी बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जाओ। यशवी जो घर के अंदर जाने लगती है और फिर वो पीछे मुड़कर दक्ष को देखते हुए कहती है, ओ कमांडो। दक्ष अभी अयान से कुछ बात कर रहा था। वो अपना चेहरा घुमाकर यशवी की तरफ देखकर अपने भाव चढ़ाते हुए कहता है, क्या हो गया? यशवी जो अगल बगल देखती है और फिर अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर जोर से अपने होठों का पाउट बनाते हुए कहती है, दिल आ गया आप पर, क्या फाइट करते हो? और ये बोलकर वह हंसते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है। वही अयान जो दक्ष हृदय पर टैप करते हुए कहता है, ओहो भाई, हार्ट बीट तो चेक करो क्या लेवल पर बढ़ चुकी है। मानना पड़ेगा, प्यार तो आपको भी ना थोड़ा तगड़ा ही वाला हो रखा है इससे। हाँ वो बात अलग है कि बताते नहीं हो। दक्ष अयान के गाल पर टैप करते हुए कहते हैं, तुम ध्यान रखना बाहर ना निकले वो दोनों। तभी यशवी जैसे अंदर पहुंचती है, अर्चना जी जो ब्रिजेश को रोकते हुए कहती हैं, कहाँ जा रहे हैं आप इतने टाइम? मैं तो कहती हूँ ना आप अपना लॉयर ही चेंज कर लीजिए। ये मिस्टर मेहता ना सिर्फ आपसे काम करवा रहे, बार बार कभी आपको यहाँ बुला रहे कभी वहाँ बुला रहे। तभी ब्रिजेश जो कहते हैं, ये बात ना पूरी दुनिया को लाउड स्पीकर पर बता दो तुम कि मैं मिस्टर मेहता के बुलाने पर जा रहा हूँ, कुछ इमरजेंसी है। ये सुनकर यशवी जो पीछे मुड़ते हुए कहती है कि क्या हुआ, मिस्टर मेहता टपक गए क्या? ब्रिजेश जो यशवी की बात सुनते हुए कहते हैं, तुम तो यही चाहती होगी ना कि मर जाए वो, और वो क्या मैं भी मर जाऊँ, यही चाहती होगी ना? इस बात पर यशवी तुरंत ही सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहती है, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं ये चाहूँगी कि आप मर जाए? आप पापा है मेरे, और लॉयर बनने के बाद ना हमारा रिश्ता कमज़ोर नहीं पड़ा है, बस थोड़ा 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 बस थोड़ा रिश्ता खट्टा हो गया है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं जिस पापा को इतना प्यार करती थी वो इतना बदल कैसे गए। जिसे मैं अपनी ज़िंदगी का हीरो समझती थी वो वाकई में एक विलन निकला। मेरे लिए ना सही लेकिन दूसरों के लिए तो आप विलन ही है ना डैड। बुरा लगता है मुझे ये बोलकर, शर्म आती है मुझे जब लोगों के सामने इस तरह जा कर के सवाल करती हूँ और मुझे जवाब में ये मिलता है कि ब्रिजेश माथुर ऐसे है वैसे है। आपको एक बार भी तरस नहीं आई अपनी बेटी पर इतना बड़ा काम करने के बाद? मेरी नजर में आप कितनी इज्जत थी आपकी, सब खराब हो गया डैड। और ये बोलकर वो रोते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। अर्चना जी भी आकर के पीछे सीढ़ियों पर नीचे बैठते हुए कहती हैं, सब खत्म हो गया,
उसे सच पता चल चुका है। अब किससे केस लड़ रहे हैं आप? खुद को जिताकर आप क्या साबित करना चाहते? हाँ? ब्रिजेश कहते हैं, तुम होश में नहीं हो। अगर मैं गलती से भी इस केस को हार गया ना, तो मेरी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। सब कुछ तब खत्म होगा जब मैं इस केस को हारूंगा, और मैं इस केस को किसी भी हालत में नहीं हार सकता। वहीं अब आगे का काम शुरू हो गया था। संजू भी अपना काम करना शुरू कर देता है और पेनड्राइव वो सारे फोटोज और वीडियोस को भी वो पुलिस की तरफ ट्रांसफर करने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से श्री उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है, इस फोटोज और इस वीडियो को हम खुद ही दिखाएंगे। लास्ट मोमेंट पर ये सबमिट होगा एज एन एविडेंस बस, और इस एविडेंस को हम लास्ट मोमेंट पर सबमिट करेंगे। अभी मेरे डैड मिस्टर मेहता के पास गए, पता नहीं क्या नया मुसीबत आ गया है। मिस्टर मेहता की इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी। वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में थे, और ये देखकर ब्रिजेश जो खड़े होते हुए कहते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है। लॉयर भी मिला तो ऐसा बीमार, अब केस कौन लड़ेगा मेरा? मिस्टर मेहता जी कहते हैं, एक लड़का है, मेरा स्टूडेंट ही है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है आपके बेटी के कंपैरिजन में। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी ठीक हो पाऊँगा। ये सीरियस इंजरी हो गई है, पता नहीं कैसे। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपका आखिरी तक साथ नहीं दे पाया। मैं ब्रिजेश से कहते हैं, आपकी माफ़ी का अचार डालूंगा मैं। वो लड़का कौन है? वहीं वो अपने बेटे से कहते हैं, बेटा इनको मिलवाओ उस लड़के से और बता दो कि अब आगे से इस केस को वही हैंडल कर रहा है। आइए जानते हैं अब क्या होगा। क्या ईश्वी को मिल जाएगा उसका कोई नया टक्कर? आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए क्रिमिनल्स पोस्ट वाइज सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।